तो चलिए आज जरा समझते हैं उस सिस्टम को, उस मशीनरी को जो हमारे लोकतंत्र को हर रोज चलाती है। ये संविधान के उन हिस्सों का विश्लेषण है, आर्टिकल 52 से 100 तक, जो हमारी सरकार का पूरा ढांचा तय करते हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, असली पावर किसके हाथ में है? और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे संविधान के डिजाइन में ही छिपा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है हमारी कार्यपालिका के सबसे बड़े पद से, यानी भारत के राष्ट्रपति। आखिर उनका रोल है क्या? संविधान की शुरुआत यहीं से होती है। आर्टिकल 52 में साफ साफ लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, पहले नागरिक हैं और हमारी एकता का प्रतीक भी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। राष्ट्रपति की भूमिका एक तरह से दोहरी है। मतलब एक तरफ तो वो देश के हेड हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी लगभग सारी एग्जीक्यूटिव पावर असल में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना है, जहां असली ताकत जनता के चुने हुए नुमाइंदों के पास होती है। इसीलिए राष्ट्रपति को उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करना होता है। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है। संविधान उन्हें एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी अधिकार देता है। वो कैबिनेट की सलाह को एक बार, सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। जैसे 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को लौटाया था। हालांकि अगर वही सलाह दोबारा आ जाए तो फिर उन्हें उसे मानना ही पड़ता है। और हाँ, उन्हें क्या सलाह दी गई थी, इस पर कोर्ट में कोई सवाल नहीं हो सकता। तो अगर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, तो फिर सरकार का असली इंजन कौन चला रहा है? चलिए अब उस पावर सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अच्छा, तो संविधान ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी औपचारिक कदम है जो सत्ता के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। लेकिन यहीं पर आता है डेमोक्रेसी का असली बैलेंस। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। वो सिर्फ उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जिसके पास लोकसभा में, यानी जनता के चुने हुए सदन में, बहुमत का समर्थन हो। तो असली शक्ति घूम फिरकर जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहती है। और ये जो पूरी चेन है ना, वो कुछ इस तरह काम करती है। सबसे ऊपर है जनता, जो लोकसभा को चुनती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करती है और यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है जिस पर वो काम करते हैं। आर्टिकल 75 साफ कहता है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम के तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो अब तक हमने एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की बात की। अब चलते हैं उस जगह जहां ये सारी जवाबदेही तय होती है और जहां देश के कानून बनते हैं, हमारी संसद। तो आर्टिकल 79 हमें बताता है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न अंग है। सोचिए, कोई भी बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद भी तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर न लगा दें। तो कोई भी कानून बनता कैसे है? देखिए, एक प्रस्ताव होता है जिसे बिल या विधेयक कहते हैं। वो दोनों सदनों से पास होता है, जहां उस पर जबरदस्त बहस होती है और आखिर में राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर वो देश का कानून बन जाता है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर एकमत न हो? क्या वो बिल वहीं अटक जाता है? नहीं, संविधान ने इसके लिए भी रास्ते बनाए हैं। कानून बनाने की इस प्रक्रिया में ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बिल बराबर नहीं होता। कुछ बिलों को एक स्पेशल दर्जा मिला होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मनी बिल। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। एक नॉर्मल बिल किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन मनी बिल यानी पैसे से जुड़ा कोई भी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। और तो और इसमें राज्यसभा की शक्तियां भी बहुत कम होती हैं। ऐसा इसलिए ताकि पैसों के मामले में जनता के सीधे चुने हुए सदन का ही कंट्रोल रहे। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी साधारण बिल पर लोकसभा कुछ कहे और राज्यसभा कुछ और, तो क्या होगा? क्या वो बिल वहीं अटक जाएगा? क्या डेडलॉक हो जाएगा? नहीं, हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका भी हल निकाला है। आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक। ये एक बहुत ही रेयर चीज है जो अब तक सिर्फ 3 बार हुई है, जैसे 1961 में दहेज निरोधक बिल को पास करने के लिए। इसमें दोनों सदनों के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं और फिर वोटिंग से फैसला होता है। ये संसदीय गतिरोध को तोड़ने का आखिरी रास्ता है।
तो कुल मिला के इन आर्टिकल्स को देखें तो ये बहुत ही शानदार सिस्टम नजर आता है। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक चेहरा है, असली फैसले लेने की ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास है, और संसद वो मंच है जहां कानून बनते हैं और सरकार की जवाबदेही तय होती है। ये सारे हिस्से एक दूसरे पर निर्भर हैं ताकि लोकतंत्र का काम सुचारू रूप से चलता रहे। और आखिर में बस इतना याद रखना जरूरी है कि संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई किताब नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है। ये हमारे देश की रोज की कहानी है जो शक्तियों को संतुलित करती है और ये पक्का करती है कि सरकार हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे।